सभी का मेरे चैनल सिंपली आईपीओ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे राजपूताना बायोडीजल आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे हर बारीक डिटेल इस आईपीओ से रिलेटेड। मैंने ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे सपोर्ट करें। तो आइए जानते हैं इस आईपीओ से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स। अपनी हार्ड अर्न मनी किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले हमें हमेशा उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में सही से हर डिटेल को जांच लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस आईपीओ से रिलेटेड हर स्ट्रेंथ, हर वीकनेस, इस कंपनी के क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या इसकी कॉम्पिटिटिव्स की स्ट्रेंथ है। साथ ही हम जानेंगे इंडस्ट्री का आउटलुक भी, जिससे आप बेहतरीन पोजीशन में होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आप इसमें निवेश लंबे समय के लिए करें या फिर लिस्टिंग गेन बनाने के लिए करें। तो आइए जानते हैं डिटेल में इस आईपीओ से रिलेटेड। तो जैसा कि हम सभी इसके नाम से भी जान पा रहे हैं, ये आईपीओ जो आने वाला है, इस कंपनी का मेजर जो बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग बायोडी प्रोडक्ट। तो इस कंपनी का मेजर जो बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग बायोफ्यूल्स या कहें तो उसके बाय प्रोडक्ट्स, जिसमें आप मेजर नाम जो देखेंगे वो है ग्लिसरीन, फैटी एसिड्स। तो मेजरली इससे आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह का बिजनेस ये पर्टिकुलर कंपनी करती है। अब ये हमने जान लिया कि कंपनी क्या करती है, लेकिन अब कंपनी जो आईपीओ ला रही है उससे कंपनी उस पैसे का जो मार्केट से रेज कर रही है उस पैसे का कंपनी करने वाली क्या है। यानी कि अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हैं तो वो किस लिए कंपनी को चाहिए। ये कंपनी जो है ये पैसा अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि एनर्जी सेक्टर में है, उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को सपोर्ट करने के लिए ये फंड्स रेज करने जा रही है। और जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम में जो गवर्नमेंट का फोकस है और जो वर्ल्ड का फोकस है वो एनर्जी सेक्टर पर काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा है, और वर्ल्ड भी जो है वो ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी फोकस इस समय पर कर रहा है। तो डेफिनेटली जो पर्टिकुलर सेक्टर के पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई है कहीं ना कहीं। अगर यहाँ सेक्टर की भी बात करें तो ऑफ इंडिया है, उसके टारगेट्स हैं 20% इथेनॉल इन पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल्स बाय 2030। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5% टू 20% का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है। बायोफ्यूल्स जो है एक अपीलिंग ऑल्टरनेट एनर्जी ऑप्शन है बिकॉज दे आर रिन्यूएबल। बायोफ्यूल्स जो हैं वो एक ऑल्टरनेट एनर्जी ऑप्शन है और कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हैं। उसमें पोटेंशियल है लो कार्बन इमर्शन का। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे वर्ल्ड का भी फोकस ग्रीन एनर्जी पर है, तो यहाँ जो बायोफ्यूल्स है जिस पर्टिकुलर यानी कि बायोफ्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग में ये कंपनी डील कर रही है। और वर्ल्ड का फोकस भी ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी हाई है, वर्ल्ड का और इंडिया का। और इंडिया 20% और 5% का टारगेट यहाँ लेकर चल रही है। तो बायोफ्यूल्स एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ग्रीन एनर्जी का, क्योंकि इसमें लो कार्बन इमर्जन होता है और एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है इस एनर्जी के इस्तेमाल से। तो डेफिनेटली यहाँ हम ये देख सकते हैं कि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर। तो यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई रहेगा। तो आइए जानते हैं क्या वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इस आईपीओ को, जो इस कंपनी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, उसकी हाई डिमांड है जी, और साथ ही इस पर्टिकुलर सेक्टर की भी काफ़ी अच्छी डिमांड है, चाहे आप इंडिया में देखें या फिर वर्ल्ड वाइड देखें। तो ग्रीन एनर्जी कहीं ना कहीं इन फोकस आने वाले समय में रहने वाला है। इसके अलावा जो
कंपनी है, जो सबसे फर्स्ट हम रीज़न यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी में, कि ये जो है मार्केट लीडर है बायोफ्यूल इंडस्ट्री में। तो जहाँ मोनोपोली होती है, लीड होते हैं, तो वहाँ रिस्क कंपैरेटिवली काफ़ी कम रहता है। सेक्टोरियल ग्रोथ हम डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हाई है, सेक्टर काफ़ी अच्छी तेज़ी से परफॉर्म कर रहा है और डिमांड काफ़ी अच्छी है। एक्सीलेंट फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं, आने वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं, जैसे कि राइजिंग रेवेन्यूज़ हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है उसकी फाइनेंशियल रेसिलेंस पर और मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस पर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन यहाँ पर हम कह सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है, जो पॉजिटिव पॉइंट है, कि कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है, जो प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है, वो उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटी से है। हमेशा हमें ये ध्यान में देना होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन वो प्रॉफिट्स कहाँ से जनरेट हैं, कहीं वो स्क्रैप बिजनेस से तो नहीं है, या फिर वो किसी अदर एक्टिविटी से तो नहीं है। बट यहाँ हमारे पॉजिटिव जो पॉइंट है वो यही है कि जो रेवेन्यूज कंपनी बना रही है वो उसके कोर बिजनेस ऑपरेशन से है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भी यहाँ पर ये कंपनी दर्शाती है। अगर स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की बात की जाए, तो कंपनी की जो है कोलैबोरेशन है वो है पीएसयू से, जो कि प्रोवाइड करती है एक रिलायबल रेवेन्यू बेस। क्योंकि जो पीएसयूज हैं, हम हमें पीएसयू इसकी कोलैबोरेशन पीएसयू से प्रोवाइड करती है एक रिलायबल रेवेन्यू बेस। तो ये थे कुछ पॉजिटिव्स इस कंपनी के बारे में। आइए जान लेते हैं कुछ पॉसिबल रिस्क के बारे में भी। तो सबसे बड़ा रिस्क जो है वो है रेगुलेटरी चेंजेस। यहाँ पर अगर कोई भी पॉलिसी चेंज होता है तो वो इस कंपनी के ऑपरेशन को हाईली इम्पैक्ट कर सकता है, तो जिससे कि यहाँ पर डिमांड पे असर पड़ सकता है, सप्लाई पे असर पड़ सकता है। और उसके अलावा है कंपटीशन, इंक्रीजिंग कंपटीशन है इस सेक्टर में, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंक्रीजिंग डिमांड है, हाई फोकस वर्ल्ड का और इंडिया का इस सेक्टर पर है, तो काफ़ी बड़े प्लेयर्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में मूव करने लगे हैं। वहीं रिलायबिलिटी जो है रॉ मटेरियल पर है। अगर ज़रा भी फ्लक्चुएशन रॉ मटेरियल में आती है तो उससे प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, जिससे मार्जिन्स को काफ़ी इम्पैक्ट पहुंच सकता है, काफ़ी आप कहें तो डायरेक्टली ये अफेक्ट कर सकता है मार्जिन्स को। तो ये कुछ पॉसिबल रिस्क रहेंगे जो कि हर आप समझ सकते हैं कंपनी के साथ रहते हैं। तो ये कुछ जनरल जो रिस्क हैं वो यहाँ पर हैं, जिन्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पॉजिटिव्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस है, मार्केट लीडर है, साथ ही जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स हैं कंपनी की पीएसयूज के साथ, साउंड रेवेन्यू बेस है, और बिजनेस ऑपरेशन से कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस कंपनी के बारे में। डेट्स को भी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये और नवंबर 26 से ओपन हो चुका है, नवंबर 28 इसकी लास्ट डेट है। फेस वैल्यू 10 रुपी की है। प्राइस बैंड जो फिक्स हुआ है वो है 123 से 130 रुपी पर शेयर। तो 130 पर ही कोट कीजिएगा अगर आप इस आईपीओ की अलॉटमेंट चाहते हैं तो। और लॉट साइज एक रहेगा 1000 शेयर्स का, यानी कि मिनिमम आपको 1000 शेयर्स इस पर्टिकुलर आईपीओ के ज़रूर परचेज करने पड़ेंगे। एंटायरली ये फ्रेश इशू है, क्योंकि टोटल इशू साइज और फ्रेश इशू साइज सेम है यहाँ पर। और इसके अलावा जो इसकी लिस्टिंग है वो एनएससी एसएमए पर है, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो एसएमई आईपीओस होते हैं वो जो है
NSE SME या फिर BSE SME पर ही लिस्ट होते हैं, और जो मेन स्ट्रीम IPOs होते हैं वो दोनों ही एक्सचेंजेस पर, यानी कि NSE और BSE दोनों ही एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं। इसके अलावा जो अलॉटमेंट डेट रहेगी वो रहेगी नवंबर 29 यानी कि फ्राइडे। रिफंड्स भी सेम डे इनिशिएट हो जाएंगे, और शेयर्स डीमैट में क्रेडिट होने की डेट रहेगी मंडे यानी कि December 2। लिस्टिंग डेट है ट्यूसडे December 3। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर आईपीओ में ये वही वाला 1 लाख प्लस वाला आईपीओ है हमारा। एनएससी हमारा एसएमई आईपीओ। मेन स्ट्रीम आईपीओज में इन्वेस्टमेंट 14,000 15,000 के प्रॉक्स होती है, और एसएमई आईपीओज में जनरली ये 1 लाख प्लस जाती है। और एचएनआई निवेशक इसमें 2,60,000 के आसपास निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ जो एसएमई आईपीओज होते हैं वहाँ कंपैरेटिवली मेन स्ट्रीम आईपीओ से ज़्यादा रिस्क रहता है। तो अपनी हार्ड अर्न मनी कंपनीज को अच्छे से रिव्यू करके पॉसिबल रिस्क क्या है कंपनी में, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, क्या चीज़ कंपनी को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, उन सब चीज़ों पे ध्यान देने के बाद ही एसएमई आईपीओस में निवेश करना चाहिए। यहाँ अगर शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो 90% जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। इस इशू के आने के बाद 65% रह जाएगी, तो मेजर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास ही रहेगी, तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर आप कह सकते हैं। कंपनी का जो बिजनेस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, रेवेन्यूज़ जो है वो 128% से इंक्रीज हुए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 168% से इंक्रीज हुए हैं। तो ये थी एक ब्रीफ समरी। आइए जानते हैं बाकी डिटेल्स को भी। तो एज पर देयर बैलेंस शीट जो उन्होंने एसेट्स शोकेस किए हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। हर साल काफ़ी अच्छे नंबर से कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। रेवेन्यूज़ में अच्छा खासा इजाफा हम यहाँ देख सकते हैं, और सारे जो रेवेन्यूज़ हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कंपनी की कोर बिजनेस एक्टिविटी से है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। डिज़ायरेबल प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ कंपनी जनरेट कर रही है। नेटवर्थ काफ़ी अच्छा है कंपनी का। नेगेटिव नेटवर्थ से कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया है। सफिशिएंट रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अवेलेबल हैं, और कहीं ना कहीं टोटल बोरोइंग्स भी कंपनी पर बढ़ी है। और यहाँ हमें की जो रेशियोज हैं, इंडिकेटर्स हैं, उस पर भी नज़र डालनी पड़ेगी। तो की इंडिकेटर्स की बात करें, आरओई काफ़ी अच्छा है, डबल डिजिट आरओई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% है, जो गेन काफ़ी अच्छा है। 10 या डबल डिजिट रिटर्न ऑन इक्विटी एक अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है। कंपनी की हमने बैलेंस शीट में देखा कि डेट कुछ इंक्रीज हुई हैं, तो यहाँ पर डेट इंक्रीज हुई हैं कंपनी की। और यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से हाई है, तो ये एक रिस्क को कहीं ना कहीं दर्शाता है, क्योंकि जितनी डेट फ्री कंपनी होती है उतना ही कम रिस्क उस बिजनेस में समझा जाता है। तो यहाँ पर डेट स्लाइटली हायर हैं, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज़ ऑल्सो गुड। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स अट्रैक्टिव हैं, कंपनी की बिजनेस लाइन काफ़ी अच्छी है। तो आइए जान लेते हैं कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो ये आईपीओ 86 टाइम्स सब्सक्राइब्ड आईपीओ, 87 टाइम्स सब्सक्राइब्ड आईपीओ है। और मार्केट प्रीमियम वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो यानी कि 86% टाइम सब्सक्राइब्ड आईपीओ है, तो इसमें आईपी मार्केट प्रीमियम जो है इस पर्टिकुलर आईपीओ का वो 76.92% पर है। तो यानी कि मोटा मोटा अगर आप इसमें 1,30,000 इन्वेस्ट करते हैं एज अ रिटेल निवेशक, तो 76,000 का प्रॉफिट आप इस पर्टिकुलर आईपीओ से बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है। और अगर बात की जाए इसके जीएमपी ट्रेंड की, तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छा जीएमपी चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 16% से सीधा 50%, 50% से 61%, 73, 76। तो देखें तो इंक्रीजिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ग्रे मार्केट प्रीमियम किसी भी तरह की शॉर्टी नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा। काफ़ी बार जो आईपीओज होते हैं वो इससे नीचे या ऊपर कहीं पर भी लिस्ट हो सकते हैं, बट एक रफ एस्टिमेट है कि आपको नियर अबाउट इतना लिस्टिंग गेन आप इस कंपनी से बना सकते हैं। तो मैं इस आईपीओ के लिए बुलिश हूँ, और मैं इसमें निवेश कर सकती हूँ।
ये मेरी राय है, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा है और इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये एक मेरी राय रहेगी इस आईपीओ के बारे में। आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है? आप इसमें निवेश कर रहे हैं या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।